दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो ये हमने कूलॉम्ब्स लॉ देख लिया था। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू हम जो है सुपर पोजिशन भी पढ़ेंगे। तो अभी वेक्टर का फॉर्म देखने वाले हैं कूलॉम्ब्स लॉ का। तो अच्छा है, बहुत सिंपल तरीका है उसका बनाने का। आप एक बार देख लेगा तो एकदम सब समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने कूलॉम्ब्स लॉ के अंदर चार्जेस को क्यों कहा था और हमने उनका कोई नेचर नहीं लिया था, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अब क्या करेंगे, हम वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए हमें पॉजिटिव या नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसकी वजह है क्योंकि आपको फोर्स की डायरेक्शन दिखानी है, तो ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ही चाहिए। तो मान लेते हैं, तो लिख देते हैं हेडिंग कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए, फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज उनके मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो फोर्स उसमें से एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। इसको Q1 कह देते हैं, इसको Q2 कह देते हैं, जो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर प्लस का लिया गया है, यहाँ पर प्लस का लिया गया है, तो ये वाला प्लस वाला चार्ज इस वाले प्लस वाले चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगनी स्टार्ट हो जाएगी इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो देख लेते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे एक्ट करेगी। अगर मैं Q1 चार्ज पे देखूं तो फोर्स लगेगी बाहर की तरफ को, और Q2 चार्ज पे देखें तो फोर्स लगेगी इस तरफ को। ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, जो कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलोंग है। तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों रिपल्शन है। इस फोर्स को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये होगा F, दूसरा मार्कर ले लेते हैं यार, ये बीच F, ये है Q1, तो F12 फोर्स लगेगी इस तरफ को, और यहाँ लगेगी F21, वो लगेगी इस तरफ को। इसको पढ़ेंगे कैसे, चार्ज 1 पर लगने वाली फोर्स चार्ज 2 के द्वारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस ये जाएगा इस तरफ को, और इसको मैं r यूनिट वेक्टर के रूप में कहूँगा। 2 से 1 की तरफ को जाएगी तो 21, और यहाँ भी r वेक्टर की फॉर्म में कहूँगा यूनिट वेक्टर, और वो जाएगी इधर को, इसको कहेंगे 1 से 2 की तरफ को, तो r12। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा अभी तक क्या किया है इस डायग्राम में। तो बस वही है, इसमें क्या कहेंगे, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लेट्स से टू स्टेशनरी point charges Q1 and Q2 are separated by a distance small r. Then the force of repulsion acts between them। अब ऐसे क्यों, क्योंकि आपने चार्ज का नेचर लिया है, वो सिमिलर नेचर लिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में रिपल्शन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो पहली फोर्स कौन सी होगी, F12। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। मैंने डिस्टेंस को अभी स्केलर लिख रखा। अब चूंकि F12 है, 1 पर लगने वाली फोर्स 1 पर लग रही है, यहाँ लग रही है फोर्स, तो फोर्स पर रुके, यहाँ पर लग रही है फोर्स किसकी वजह से, 2 की वजह से। जब 2 की वजह से फोर्स इस पर लग रही है तो आपको ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो यूनिट वेक्टर मतलब किस तरफ है, डायरेक्शन की तरफ फोर्स की इस तरफ को है, तो आपका यूनिट वेक्टर r यूनिट वेक्टर 21 काम करेगा। तो r यूनिट वेक्टर 21
मतलब डिस्टेंस जो आएगी, डायरेक्शन जो आएगी वो 2 से 1 की तरफ को आएगी। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ कि ये किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि आपके पास ए वेक्टर पढ़ा होगा आपने, ए यूनिट वेक्टर, तो आप कहते हो ए वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे ही F21 निकाला जाएगा तो इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 पर लगने वाली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, क्या लिखोगे आप? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इसका मतलब ये होता है 2 पर लगने वाली फोर्स 1 की वजह से। इसको भी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो 2 पर लगने वाली फोर्स 1 की वजह से, 2 पर लगने वाली फोर्स 1 की वजह से, तो यहाँ लग रही है फोर्स 1 की वजह से इस तरफ को। तो जब इस तरफ को लग रही है तो आप यूनिट वेक्टर दिखाओगे इस डायरेक्शन का, तो वो है आर कैप 1 2। ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले इन दोनों को अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगी, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर कैप 21, इसको कह सकता हूँ आर वेक्टर 21 अपॉन आर। देखो यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। इसको सही करके लिखोगे तो आर की पावर 3 हो जाएगा, तो मैं इसको हटा के यहाँ आर की पावर 3 कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से इसका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर की पावर 3, और आर वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा 1 2। तो देखो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ 2 1 यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ 1 2 यूज़ करोगे डायरेक्शन दिखाने के लिए। ये यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन आई है, घबराए नहीं, वो आपको मैंने बता दिया ऊपर से। अगर आप यहाँ 1 2 यूज़ करोगे तो यहाँ 2 1 आ जाएगा, ये थोड़ा सा फ़र्क आता है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म हो गई, तो आपको ऐसा लग रहा होगा एक फोर्स एक्ट कर रही है इधर को और उतने ही अमाउंट की दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है ऐसे। इसका मतलब आर कैप 1 2 जो है वो बराबर होगा आर कैप 2 1 के, लेकिन माइनस के साथ, और ये आप वेक्टर में दिखाते भी तो हो, आर वेक्टर 1 2 बराबर है माइनस आर वेक्टर 2 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है फोर्स लग रही है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। तो जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यही तो कहता है, एक्शन एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आ रही है एक दूसरे फोर्सेस की। जो इस पर फोर्स लग रहा है इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रही है, वो इसकी वजह से इस पर भी फोर्स लग रही है। तो इक्वल अमाउंट की फोर्सेस लग रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर को है तो एक इधर को। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए एफ वेक्टर 1 2 जो हो जाएगा माइनस एफ वेक्टर 2 1 के बराबर होगी। तो ये बताएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ को। क्या कहेगा? जो कोलम्बियन फोर्स होती है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है, क्योंकि इसमें एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस के एफ वेक्टर 2 1। अरे आप इन दोनों को जब इक्वल रखोगे तो सिर्फ डायरेक्शन का ही तो लोचा है, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये आ जाएगा निकल करके। तो ये तो आपका यहाँ से आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बता दिया कि कूलॉम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। आपको पता है कि फोर्स सेंट्रल फोर्स भी है। अब वो सेंट्रल फोर्स किस वजह से है? वो इस वजह से है क्योंकि इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी है, और साथ में दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के एलोंग है। तो मतलब ये सेंट्रल है, मतलब इस लाइन के एलोंग ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कूलॉम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म होती है, फिर कूलॉम्स लॉ जो होता है ये सेंट्रल फोर्स को भी बताता है, और ये सेंट्रल फोर्स होता है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें पूछ सकता है कि कूलॉम्स लॉ जो है वो सेंट्रल फोर्स कैसे है, और कूलॉम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करता है। तो ये सारी बातों का जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, और उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें सिर्फ इतना ही है, मैंने आपको बता दिया कि कूलॉम्स लॉ है वो किस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, साथ में ये सेंट्रल फोर्स क्यों है।
इसके आगे हम क्या देखेंगे, जो मल्टीपल चार्जेस हैं उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज पर निकलने वाला टोटल फोर्स, मतलब क्या है, सुपर पोजिशन पढ़ने वाले हैं, और वो भी बहुत मज़ेदार है, मज़ा उसमें भी आएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, अगली वीडियो बनाते हैं न्यूटन्स कोलम्बियन फोर्स की वैल्यू देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर फोर्स पर बाकी बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से, मतलब बाकी चार्जेस की वजह से।